है। कह रहा है गीजर में भीतरी कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच में ग्लासुल लगाते हैं। BSPSCL ने पूछा है साथियों, क्यों लगाते हैं साहब? ऊष्मा हानि को घटाने के लिए। क्या करने के लिए? हीट लॉस को घटाने के लिए। नहीं बाहर जाएगा, ना बाहर की ठंडक अंदर आएगी। स्टीम आयरन में जो हीटिंग एलिमेंट होता है कौन सा होता है? माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप होता है। VVI क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। विद्यार्थी जी क्या होगा, याद करते चलिए। हीटिंग एलिमेंट स्टीम आयरन में कौन सा? माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। कौन सा जी? माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदलते हैं? हीट एलिमेंट को दूर नजदीक ले जाकर आखिर क्या करके साहब? क्या जवाब दीजिएगा? हीटिंग एलिमेंट को दूर नजदीक ले जाकर। गर्म होता है तो फैलता है और संपर्क हट जाता है, और जब ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, संपर्क बन जाता है, और फिर सप्लाई हमारी चालू हो जाती है। इसी आधार पर ऑटोमेटिक आयरन ऑटोमेटिकली संचालित होता रहता है। सरकार अगला देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन में जो इंसुलेशन का पदार्थ होता है क्या होता है? माइका होता है। क्या होता है? माइका। माइका को ही क्या कहते हैं? आभरक कहते हैं। क्या कहते हैं? आभरक कहते हैं। 85% इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कौन यूज होता है? आभरक। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत। भारत में कहा सबसे ज्यादा? झारखंड। झारखंड में कहा? सिंहभूम और कोडरवा में। कितने रूपों में यूज करते हैं आप इसको? सॉलिड में, पाउडर में, पेस्ट में, तीनों रूप में प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर के दो सेगमेंट के बीच में कौन सा इंसुलेशन? माइका का इंसुलेशन। किसका जी? माइका का इंसुलेशन। कम्यूटेटर किस पदार्थ का बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। आपका स्लिप रिंग किस पदार्थ का बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। किसका बना होता है जी? फॉस्फर ब्रॉन्ज का। किसका बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का। अल्टरनेटर में कितना स्लिप रिंग? 2। अल्टरनेटर में कितना स्लिप रिंग? 2। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितना? 3। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितना? 3। लेकिन स्क्वायरल केज में कितना? 0। स्क्वायरल केज में कोई स्लिप रिंग नहीं होता है। स्लिप रिंग में स्लिप रिंग होता है। 3 फेज होता है, इसीलिए 3 लगाना पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर? अब साहब आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। ये जो संकेत दिखाया गया है ये बता रहा है कि नीचे से गर्मी है और ऊपर हम हाथ रखे हैं तो हमको गर्मी महसूस होगी। तो क्या होगा बच्ची, तुम बताओ, तुम तो रेगुलर क्लास आती है, क्या होगा? चिलर नहीं हो सकता है, हद वाली बात है। चिलर से भी तो भाप निकलता है जी, ठंडा ठंडा भाप चिलर से निकलता है कि नहीं? आप लोग कोल्ड ड्रिंक लेने जाते, भैया चिल्ड वाला दीजिएगा। ओ नहीं है, चिल्ड वाला दीजिए ना, जो जाए तो कंठ को फाड़ दे, ऐसा वाला दीजिए। राइट आंसर क्या है? हीटर है। समझे कि नहीं? आइए साहब, विद्युत संबंधित कार्य करते समय डैश में बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। सूखी लकड़ी विद्युत का कुचालक होती है, अब भीग जाएगा तो उससे जरूर सप्लाई जाएगी साथियों। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक स्टोव को कितना पर चलाते हैं? 50 हर्ट्ज पर। भारत का रेटेड क्या है? 50। कितना का टॉलरेंस? 3% का। कितना का जी? 3% का। रेंज बताइए। 48.5 से लेकर 51.5 तक। इससे ज्यादा, इससे कम इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो काम करेगा? नहीं करेगा। चलिए साहब, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का काम क्या है? किसको कंट्रोल करना? तापमान को। थर्मोस्टेट का शाब्दिक अर्थ क्या है? नियत ताप। क्या है साहब? नियत ताप है। ये ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है? और इसी के माध्यम से ऑटोमेटिक सप्लाई संचालित हो पाती है। हम माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का भी यूज कर लिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी।
एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का नाम क्या है? थर्मोस्टेट। पूछा हुआ क्वेश्चन है बीएसपीएससी। आगे बढ़िए साहब। हर उपकरण का वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग करना है, इंस्टॉलेशन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? किसी भी हाल में मेगा ओम से कम नहीं, क्योंकि आप जानते हैं उच्च प्रतिरोध जिसको हम क्या कह सकते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी साथियों कहते हैं। इसका मान याद है 0.1 मेगा ओम से अधिक होता है। और विद्वानों, इस प्रतिरोध को मापने के लिए हमें मेगर का प्रयोग करना पड़ता है। मेगर को ही हम अर्थ टेस्टर के नाम से भी जानते हैं साथियों, समझ गए? और इसी मेगर के द्वारा अंडरग्राउंड केबल कल से चालू होगा, तो अंडरग्राउंड केबल के भी शॉर्ट या ओपन होने की घटना को भी जांचने का काम इसी के द्वारा करते हैं, मेगर से करते हैं। जब मेगर की चर्चा हुई है तो जान लीजिए हमारा जो मेगर होता है उसमें साथियों डीसी जनित्र जो है प्रयोग में लिया जाता है। क्या होता है? डीसी जनित्र प्रयोग में लिया जाता है। विद्वानों ध्यान रखिएगा, अगर आपका हैंड ड्रिवेन है, आजकल तो हम लोग ऑटोमेटिक इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हैंड ड्रिवेन से, यानी हाथ से घुमाने वाला। तो याद रखिएगा, अगर हैंड ड्रिवेन डीसी जनरेटर का प्रयोग होगा तो आप हैंडल को कितना स्पीड पर घुमाएंगे? कम से कम साथियों 160 आरपीएम पर हैंडल को घुमाएंगे। और याद रखना, मेरा मेगर और ओम मीटर, इसमें अलग से सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस यंत्र के अंदर खुद ही ताकत, एनर्जी को विकसित करने की व्यवस्था रहती है साथियों, ये भी याद रखना। तो कोई जरूरत अलग से सप्लाई देने की किसको नहीं है? मेगर को नहीं है। किसको नहीं है? ओम मीटर को नहीं है। ये सब अपने अंदर ही व्यवस्था रखता है। और हैंड ड्रिवेन में तो हम लोग हाथ से घुमा करके तब जाकर के चुंबकीय क्षेत्र का विकास करते हैं और फिर वहां पर ईएमएफ उत्पन्न होती है और साथियों फिर जाकर के हमारे हाई वोल्टेज के, हाई रेजिस्टेंस के मान को कैलकुलेट करने में सक्षम हो पाते हैं। कंसेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी? और यहीं से छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं, आर्मेचर का प्रतिरोध जो 1 ओम से कम होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का निर्माण करते हैं? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? केल्विन ब्रिज का करते हैं। किसका करते हैं? केल्विन ब्रिज का, केल्विन डबल ब्रिज का 1 ओम या उससे कम के प्रतिरोध को मापने का काम करता है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाएं? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली के ताप इकाई में करते हैं? तो धातु के ट्यूब के कंसील्ड वायर को, मेटल ट्यूब के अंदर कंसील्ड वायर, अंदर में छिपा हुआ वायर, और वायर किस चीज का होता है? नाइक्रोम का होता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? डी है विद्यार्थी जी। घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की सप्लाई कितने पर? 230 पर। यही मेरा क्या होता है? रेटेड होता है। और ये सप्लाई हम किसके माध्यम से लेते हैं? एक फेज एक न्यूट्रल से लेते हैं साथियों। इसके लिए कौन सा ट्रांसफर से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है? स्टेप डाउन से। अब वो स्टेप डाउन कौन सा प्रकार होता है? डेल्टा स्टार होता है। डेल्टा स्टार से कितना वायर, कितना फेज? 3 फेज 4 वायर। 4 वायर में कौन कौन वायर होता है? 3 हमारे फेज का, 1 न्यूट्रल का। न्यूट्रल का साइज बाकी के साइज से आधा, अब बाकी तीनों का साइज आपस में बराबर। क्लियर है विद्यार्थी जी? ये सब से भी क्वेश्चन उठ सकता है, इसीलिए बताते जा रहे हैं, दिमाग में फिट करते जाइएगा। टोपी टोपा खोल करके आप पूरा गेट खोल दीजिए, आज जब निकलने लगेगा गेट से बाहर तब लॉक कर दीजिएगा। समझ गए कि नहीं? ये तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए साहब
इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करना है जी? द्विधात्विक पत्ती का। थर्मोस्टेट रहता तो लेते, नहीं है तो द्विधात्विक पत्ती लेंगे, है ना? क्या लेंगे? द्विधात्विक पत्ती, बायमेटालिक स्ट्रिप। और ये बायमेटालिक स्ट्रिप में दो मेटल रहता है, आयरन, कॉपर, प्लेटिनम, इरिडियम, कोई भी दो डिफरेंट नेचर का रहता है साहब। एक विद्युत इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल से बेस प्लेट तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? चालन द्वारा, कंडक्शन द्वारा। सीधा सोल प्लेट के बॉडी से सटा हुआ क्या रहता है? हीटिंग एलिमेंट रहता है। माइका की पत्ती पर नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है और वो तार सोल प्लेट से सटा रहता है और सोल प्लेट के ऊपर प्रेशर प्लेट से कस देते हैं और तब नॉब लगा करके थर्मोस्टेट को जोड़ते हैं और फिर कवर रहता है और तब हैंडल सेट करते हैं। और आयरन का नीचे वाला भाग जहां कनेक्शन सप्लाई से करते हैं और टिका करके रखते हैं, उसे बेस क्या कहते हैं? हील। क्या कहते हैं साहब? हील। हमारा जो साहब सोल प्लेट है किस पदार्थ का बना होता है? माइल स्टील का बना होता है। माइल स्टील में कितना कार्बन? 0.05 से 0.3 कार्बन होता है। कार्बन मिलाने से लोहे की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ जाती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं विद्यार्थी जी? चलिए साहब, एक टोस्टर का तापन एलिमेंट किस चीज का होता है? नाइक्रोम का होता है। टोस्टर से क्या काम करते हैं? टोस्ट करते हैं, ब्रेड को सेकने का काम करते हैं विद्यार्थी जी। अगला है विद्युतीय इस्त्री की बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार जाती है? चालन के माध्यम से। क्वेश्चन पूछा हुआ है किस माध्यम से? चालन के माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से। ये वही माध्यम है जिस माध्यम से कढ़ाई में आप छोलनी को रख देते हैं और बन रहा है खाना, अब 5 मिनट बाद पकड़िए तो हाथ एकदम जलने लगता है, वो है साहब। ठीक है कि नहीं? चलिए, नारा लगाते रहिए, लगेगा जागे हुए हैं, नहीं तो लगेगा सो गए हैं, नहीं तो आदत बंद हो जाएगा तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते रहिए बीच बीच में। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आप ही लोग बना लीजिए। 1000 वाट 200 का है और 30 घंटा चलता है और 4 रुपया प्रति इकाई बिजली का बिल बताना है, तो क्या करेंगे साहब? यूनिट निकालेंगे तो क्या करेंगे? वाट हो गया 1000 और कितना घंटा जी? 30 घंटा। कितना दिन? 1 महीने में 30 है, तो 1 गुना 30 बटा क्या कर दिए? 1000 काट करके कितना हो गया? 30 यूनिट। अब बिजली बिल क्या कह रहा है? बिल्कुल साहब, तो बिल क्या हो जाएगा? 4 गुना 30 बराबर आपका रुपया 120। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे भी चर्चा हुई थी। चलिए आगे बढ़े। पूछा गया क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिएगा साथियों। इसी के साथ प्रीवियस क्वेश्चन सब भी आपका होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म ही नहीं होता है। बाद में आपने पता लगाया तो हमारी सप्लाई सर्किट और बाकी स्विच सब में कोई खराबी नहीं है, तो आखिर ऐसा क्या सा प्रॉब्लम होगा जो दिक्कत हो रहा होगा? तो क्या करिएगा आप? टोटल पुर्जा को खोल करके जांच करिए, है ना? फुल बॉडी चेकअप होगा तब समझ में आएगा। सीवीसी कराने से आइडिया नहीं आ रहा है साथियों। 2300-2400 रुपया लगेगा, फुल बॉडी चेकअप होगा और तब जाकर के पता चलेगा बीमारी कहाँ है। समझ गए कि नहीं? चलिए साहब, आयुष्मान कार्ड बना लिए है ना, तो उसमें फ्री हो जाता है, पैसा नहीं लगता है। उसका भी कंपनी का अलग से बनवाना होगा। अपना जैसे ही डालिएगा आधार नंबर, ये सब लाल पैथलैब है और भी कई सारा है, उसमें अपना आधार नंबर डाल के मोबाइल नंबर दीजिएगा जिससे लिंक्ड है, ओटीपी आएगा, उसका एक अलग कार्ड बन जाएगा, फिर आपका बिना किसी पैसे के सब जांच हो जाएगा। चलिए, आपको एक पंखा या लैंप को क्या करना है? खोलना है। यहां से खोल करके वहां लगाना चाहते हैं, क्या करेंगे साहब?
लकड़ी का चौकी पे खड़ा होकर के कर लेंगे, नहीं ठीक रहेगा। कुछ भी करने से पहले सप्लाई को पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना होगा, यानी मुख्य स्विच को निश्चित रूप से बंद करना होगा। कोई भी चौकी पे खड़ा हो जाइए, चालू है, बिजली है, तो फिर तो चमत्कार होना ही है। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी जी माइंड मेकअप कर लीजिए, नौजवान माइंड मेकअप कर लीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए होगा। स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवोपरेटर कॉइल कहां लगाया जाता है? स्टोरेज टैंक के दीवार पर टांगते हैं साहब। कहां लगाते हैं? दीवार पर हम लगाते हैं, ताकि वेपोराइजेशन करता रहे और आपको निश्चित रूप से आराम मिलता रहे। आपको गीजर की मरम्मत करनी है जो पानी गर्म नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम हुआ होगा साहब? थर्मोस्टेट का कॉन्टैक्ट खोल गया होगा। निम्नलिखित पर काम करता है। कौन पर साहब? प्रतिरोध भार पर। क्या भार है मेरा? हीटर जो है ना, रजिस्टिव लोड होता है। कैसा होता है? रजिस्टिव लोड होता है। धारिता का तो सवाल पैदा नहीं होता है। इंडक्टिव कह देता तो थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज भी कर जाते है ना, लेकिन वो भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा हीटर है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, फिर आपका इनकैंडेसेंट बल्ब है 100 वाट वाला। ये सब क्या है? आपका रजिस्टिव लोड है। और रजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर कितनी होती है? यूनिटी होती है, 1 होती है। कितनी होती है जी? 1। रजिस्टिव लोड में वोल्टेज करंट के बीच एंगल कितना होता है? वोल्टेज करंट के बीच एंगल कितना होता है? 0 की 90 होता है। तब ना साहब ऐसे कहते हैं लड़का मेहनती है कि नहीं साहब? याद रखना, रजिस्टिव लोड होने पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में जाती है, और जब सेम फेज होता है तो एंगल का मान 0 होता है। इसीलिए पीएफ कॉस फाई बराबर कॉस 0 बराबर कितना? 1 यूनिटी। तो ये सब हमारे पावर फैक्टर को घटाने का काम नहीं करता है, याद रख लीजिएगा साहब। समझ गए कि नहीं? चलिए, तो कितना होता है? जवाब मिल गया। कितना जी? 0। कितना? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। पावर फैक्टर 1 होता है, कौन 0 होता है? समझे कि नहीं? तब ना बहुत दिक्कत है विद्यार्थी। पावर फैक्टर का मान मैक्सिमम 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है। और 0 कब होता है? जब हमारी प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टिव लोड रहे। ऐसे केस में फाई होती है 90, और तब जाके मेरा पीएफ हो जाता है cos 90 बराबर 0। अब कैपेसिटिव रहेगा तो 0 पावर फैक्टर, लेकिन लीडिंग नेचर। आप इंडक्टर रहेगा तो 0 पावर फैक्टर लैगिंग नेचर हो जाता। नेचर में बदलाव नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। टोस्टर जो है, चलिए जिससे पूछेंगे वही बच्चा जवाब देगा। बच्ची तुमको बताना है। आइए, कहना टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध भीतर की तुलना में बाहरी का प्रतिरोध आधा होता है, दोगुना होता है, चौथाई होता है, बराबर होता है, आधा होता है। तुम बच्ची बताओ। हाँ हाँ,
मामला तो फंस रहा है जी। बाह्य की तुलना में अगर आंतरिक रहता तब तो ठीक था, आंतरिक की तुलना में जब बाह्य है तो मामला पलट जाएगा। जो दो नीचे आया है वो ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? 2 गुना हो जाएगा। इसीलिए अब आप लोग को दिक्कत हो गया है कि नहीं? क्या कीजिएगा, समय खराब था, समझे कि नहीं? चलिए साहब बैठ जाइए, राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साहब। तो सेंट्रल की तुलना में बाह्य है तो क्या होगा? आधा। अब बाह्य की तुलना में सेंट्रल रहता तो 2 गुना होता, ठीक है। चलिए कभी कभी होता है। समय अच्छा था, आज बारिश हो गई थी। कोई दिन देखना पकड़ा जाएगी तो दिक्कत हो जाए। किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? खाली पल्सेटर घूमता रहेगा। क्या होगा? खाली पल्सेटर घूमता रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है साहब। चालू करने से पहले प्रत्येक उपकरण के विद्युत रोधी प्रतिरोध को जांच करनी चाहिए। अच्छी बात है। जल तापक के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान डैश से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए? 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को झटका ही लगने का चांस रहेगा। अच्छा ठीक तो है, मेगा ओम नहीं होगा जी प्रतिरोध, तब क्या होगा? ठीक है, मेगा ओम ही होगा। विद्युत रोधी प्रतिरोध पूछ रहा है ना, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस का मान। इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस का मान जब भी होता है 0.1 मेगा ओम से ज्यादा ही होता है। तो 0.1 से ज्यादा है तो नॉर्मली हम कितना ले लेते हैं? 1 ही ले लिया करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ तो कोई बात नहीं है। 1 हमने क्या कहा आपसे? 0.1 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां जो स्वीकार कर रहा है न्यूनतम की बात कह रहा है, तो ज्यादा तो हम जितना ज्यादा ले सकें अच्छा है। न्यूनतम जो कह रहा है तो उस दृष्टिकोण से ठीक है, 0.5 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छत के पंखे में रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या करने के लिए? पंखा को वोल्टेज की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए। पंखा का गति को कम ज्यादा करने के लिए नहीं, वोल्टेज के कम होने से वो कम ज्यादा होता है। मिक्सर की मोटर धातु के इसके वाइंडिंग के साथ टच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या माना जाए? ग्राउंडेड माना जाएगा, क्योंकि हम बॉडी के साथ क्या किए हैं? बॉडी को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए हैं। अगर मेरा रोटर का सेक्शन इससे टच होता है तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। गीजर के बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में क्या लगाते हैं? ग्लास ऊल लगाते हैं साथियों। अगला है, बिजली की खपत किसमें सबसे ज्यादा होगी? वाटर हीटर में सबसे ज्यादा होगी। आयरन, वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर में थोड़ी कम होती है। वाटर हीटर 1000 से हमेशा ऊपर ही रहता है। घरेलू विद्युत उपकरण किस वोल्टेज पे काम करता है? 230 वोल्ट एसी पर काम करता है। कौन सा डिवाइस स्विच और सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है? एमसीबी। याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर 0.5 से 60 एम्पियर, कई जगह 2 एम्पियर से 63 एम्पियर तक की रेटिंग भी होती है। यह जो है ना, स्विच के रूप में भी काम आता है एवं रिले के रूप में भी काम आता है। साथियों, जब इसका नोब ऊपर रहता है तो क्या होता है? ऑन, और नीचे होता है तो क्या होता है? ऑफ होता है। ये ध्यान रखिएगा। और आपको यह भी बता दूं, इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है? ऑपरेटिंग टाइम 0.01
सेकेंड होता है। इसका ऑपरेटिंग टाइम फ्यूज से थोड़ा ज्यादा होता है, फ्यूज से स्लो ऑपरेट करती है। एक और बात याद रख लीजिएगा, मरम्मत योग्य कोई पुर्जा नहीं होता है, मरम्मत योग्य पुर्जे नहीं होते हैं। साथियों यह भी ध्यान रखना, अगर खराब हो गया तो इसको नया ही बदलना पड़ेगा, कुछ भी इसमें फिट फाट करना संभव नहीं है। समझे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है, गीजर में जल का स्तर ऊपर से कम कितना 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। विद्यार्थी सीलिंग फैन का उपयोग करता है, क्या करता है? संधारित्र स्टार्ट परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करता है। किसका करता है? परमानेंट कैपेसिटर। इसमें जो कैपेसिटर होता है कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक। किसके साथ श्रेणी में जुड़ा होता है? किसके साथ श्रेणी में जुड़ा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। किसके साथ? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए विद्यार्थी जी। अगला है, छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? पंखे पर वोल्टेज को मैनेज करने के लिए, घटाने के लिए। सीलिंग फैन का घुमाव आप जान रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, ये मेरी पूरी पत्ती का जो व्यास है, तो फैन की पत्तियों के द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास से ये पूरी दूरी से साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर माना जाएगा। सीलिंग फैन की पत्ती किससे जुड़ी होती है? फैन की बॉडी से कि फैन के शाफ्ट से? फैन का ऊपरी आवरण से जुड़ा होता है। एक यदि मिक्सचर की आर्मेचर कुंडली खुल जाए, ओपन हो जाए, तो क्या होगा साहब? आपका यदि सर्किट ओपन हो गया तो मेरा मिक्सचर चलेगा कि नहीं चलेगा, कि उच्च गति पर चलेगा? अगर फील्ड खुलता ना तब तो अनंत स्पीड हो जाता। आर्मेचर खुला है इसीलिए नहीं चलेगा। हाँ, क्या विद्यार्थी जी? फैन का जो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर में नट बोल्ट है ना हमारा लगा हुआ, ठीक है? तो ठीक तो है। तब फैन का जो बॉडी है, नीचे वाला भाग, उसके ऊपर में ही ना नट बोल्ट कस रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? ऊपरी स्ट्रक्चर से लगा होता है, भीतर से नहीं है, इसीलिए उसी को लेंगे। घरेलू कार में फूड मिक्सचर के लिए कौन सा मोटर लेते हैं? यूनिवर्सल। याद रखिएगा, 400 वाट का पावर कंज्यूम करता है। 3000 आरपीएम से लेकर के 12000 या 14000 आरपीएम तक की गति देता है। एसी डीसी दोनों पर काम करता है, और इसी का प्रयोग हम ड्रिलिंग मशीन में भी करते हैं साथियों। ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे, बिल्कुल करते हैं। आइए साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर की प्रचालन गति कितनी होती है? 3000 से 14000। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है, दो असदृश धातुओं से, डिसिमिलर मेटल से, एक कॉपर तो दूसरा आयरन से। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान कौन नियंत्रित करता है? थर्मोस्टेट करता है। तापमान नियंत्रण के लिए यही सबसे बेहतर अवयव है साथियों। दो धातु वाली पट्टियां कहां यूज की जाती हैं? बताइए साहब। थर्मोस्टेट में की जाती हैं, खोलने बंद करने के लिए की जाती हैं, थर्मामीटर में की जाती हैं, सभी में की जाती हैं। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस पर काम करता है? नाइक्रोम का इस्तेमाल करता है साथियों।
किस विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। समझ गए? वाटर कूलर में प्रशीतक कौन सा होता है? फ्रेऑन होता है। क्या होता है? फ्रेऑन होता है साथियों। 1000 वाट की हीटर 4 घंटे उपयोग में ली जा रही है, 35 पैसा प्रति यूनिट, 30 दिन का बिल निकालना है। कितना आया था जी? 42 रुपया आया था, है ना? तो कोई भी इसमें उत्तर नहीं होगा। कैसे 42 आया था ख्याल है ना? कैसे करेंगे? आपका यूनिट बराबर 1000 अगुना 4 अगुना 30 अब बटा 1000, 120 यूनिट हो गया। अब बिल की बात करिए तो 120 गुना 0.35 बराबर 42। कोई भी उत्तर नहीं है। आगे बढ़े सरकार। एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई दी जा रही है ना? यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा साथियों? यदि बॉडी से हो जाए तो क्या होगा? कोई हीट पर फर्क नहीं पड़ेगा, हीट जितना आ रहा है आता ही रहेगा। घरेलू विद्युत ओवन में ताप को नियंत्रित करने का काम थर्मोस्टेट करता है। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किससे बने होते हैं? नाइक्रोम से बने होते हैं साथियों। चलिए जरा और कुछ प्रश्नों पर आपसे परिचर्चा करते हैं। ठीक है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है, ठीक है, मेरा सवाल है साथियों, विद्युत तापक में प्रयुक्त उष्मारोधी चालक है। ऑप्शन बोल रहा हूं, एस्बेस्टस, अभ्रक, चीनी मिट्टी, ग्लास उल। और यहां से सोचिएगा, विद्युत तापक में उष्मारोधी अचालक पदार्थ चीनी मिट्टी, अभ्रक, एस्बेस्टस, ग्लास उल। चीनी मिट्टी क्या है? सही उत्तर, क्योंकि उसी का फ्रेम बना के उसमें लपेटते हैं साहब। अगला देखिए, कह रहा यदि कोई मेज वाला पंखा है और उसका नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है, यानी स्विच से आप आगे पीछे करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है? पहला, कैपेसिटर जल गया है। दूसरा, रेगुलेटर ओपन सर्किट हो गया है। तीसरा, रेगुलेटर शॉर्ट कर गया है। और चौथा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है, रेगुलेटर शॉर्ट कर गया है। समझ गए? यदि हम पंखे के रेगुलेटर नॉब को आगे पीछे करते हैं तब भी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब रेगुलेटर शॉर्ट कर गया है साथियों। आइए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गीजर की आंतरिक टंकी डैश से बनाई जाती है। गीजर की आंतरिक टंकी डैश की बनाई जाती है ताकि ध्यान रखिएगा, लवण युक्त जल से खराब ना हो। लवण युक्त जल से खराब ना हो। विद्यार्थी, मैं आपसे ऑप्शन आपको दे रहा हूं, एल्युमिनियम, टेफ्लॉन, मृदु इस्पात, टीन आलेपित तांबा। बिल्कुल सही जवाब है साहब। किससे बनाई जाती है? टीन आलेपित तांबा से, क्योंकि टीन आलेपित तांबा होने से मेरा टीन क्या करता है? जंगरोधी आवरण बनाने का काम करता है। कॉपर की रासायनिक अभिक्रिया जल्दी होने नहीं देता है, और जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो हमारा जंग वगैरह भी नहीं लगेगा, हमारा सिस्टम सेफ रहेगा। ठीक है, चलिए साहब आइए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घरेलू ऊष्मीय उपकरण का सामान्य तापमान कितना होता है? घरेलू ऊष्मीय उपकरण का
सामान्य ताप होता है कितना जी? 550 से 900। कितना होता है जी? 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। साथियों, एक और प्रश्न आपसे अचंभित करने के लिए पूछ रहा हूं। आइसोलेटर, आइसोलेटर कैसा स्विच है जी? ऑन लोड की ऑफ लोड? बिल्कुल सही साथियों, कैसा स्विच है? ऑफ लोड स्विच है। लाइन को कंप्लीट डिस्चार्ज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी जी आइए जरा एक और प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है सिंगल कॉइल वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा। कह रहा है सिंगल कॉइल वाले विद्युत तापक की ताप सीमा, विद्युत तापक की ताप सीमा कितनी होती है? 750 से 900। कितनी? 750 से 900 डिग्री सेल्सियस होती है विद्यार्थी जी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसे कहां लगाते हैं? हीटिंग एलिमेंट के साथ श्रेणी में। हमेशा याद रखिएगा साथियों, थर्मोस्टेट को हीटिंग एलिमेंट के साथ कहां लगाते हैं? श्रेणी में लगाते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, कहां जोड़ते हैं? श्रेणी में जोड़ते हैं। आइए साहब रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ का बना होता है? बिल्कुल, कह रहा है बिना पानी भरे यदि केतली को चालू कर दिया जाए तो क्या होगा? कुंडली कॉइल जल जाएगी। बिना पानी भरे करेंगे तो कॉइल जल जाएगी साथियों, ये भी ध्यान रखना। तो लगभग जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं वो यही सब एग्जाम में आए हैं और इसी तरह के प्रश्न आपको रहते हैं।